नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है आपके एमपी सेट के पीवाईक्यू सीरीज का, जिसके अंतर्गत हमने कल यूनिट 9 के पीवाईक्यू कर चुके हैं पार्ट 1 के। ये पार्ट 2 है, ठीक है। और आज सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। यूनिट 9 से इतने क्वेश्चन अब तक आपके एमपी सेट यूजीसी यहाँ पर आए। हुआ क्लियर? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर वातावरण के अस्तित्व का क्या कारण है। जैसे कि देखना, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर जो है ये वातावरण है, ठीक है। तो ये वातावरण, ये जो है, इसका अस्तित्व होने का कारण क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये है ग्रेविटी, क्या है, गुरुत्वाकर्षण होने के कारण ही पृथ्वी के पास में क्या है, वातावरण का अस्तित्व है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? तो ध्यान रखना, जो ऊर्जा पिरामिड है ये सदैव क्या होता है, ये होता है सीधा। हुआ क्लियर? ठीक है। सीधा क्यों होता है? तो जो ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र है ये नीचे से ऊपर होता है। जैसे कि यहाँ पर है 100% ऊर्जा बनी है, उसके बाद यहाँ पर हुई ट्रांसफ़र, उसके बाद ट्रांसफ़र यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी। इस प्रकार से ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र है ये निचले स्तर से ऊपर के स्तर की ओर होता है, इसलिए ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सीधा होता है, ठीक है। और जो एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है वो कितनी होती है, वो 10% होती है, जिसे 10% का नियम कहते हैं। अब ये नियम किसने दिया था, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन ये उठता है कि जो 90% है वो ऊर्जा जाती कहाँ पर है। तो 90% जो ऊर्जा है ये चल जाती है उसके श्वसन क्रिया या उपापचन क्रिया में चल जाती है, इसलिए जो 10% ही ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है जिसे उसने बनाया है। हुआ क्लियर? 10% नियम किसने दिया था, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हानिकारक नहीं होती? ठीक है, क्या बोल रहा है वो, हानिकारक नहीं होती। तो ध्यान रखना, ये जो नाइट्रोजन गैस है इसका जो उपयोग है ये औद्योगिक जो खाद्य पदार्थ है वहाँ पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो पदार्थ बनते हैं उसको ताज़ा रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। किसके लिए? ताज़ा रखने के लिए यूज़ करते हैं। आपने खाया हुआ कुरकुरे, ठीक है, कुरकुरे में जो हवा रहती है वो हवा एक्चुअली नाइट्रोजन की होती है, ठीक है। इसीलिए जो है ये क्या है, हानिकारक नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। हुआ क्लियर? भारत में मेघरेव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। यहाँ पर है कच्छ का क्षेत्र, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर है सुंदरवन का वन डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या है, मेघरेव वन की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक कौन से हैं? ये क्वेश्चन कल का ही है, बता चुका था मैं कि जो इकोसिस्टम है उसके दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत 3 घटक होते हैं, उत्पाद, उपभोग और अवघटक। उत्पादक होता है पादप जगत, जैसे पौधे, ठीक है। उपभोक्ता 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। जो अजैविक घटक है इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक। कार्बनिक यानी कि जल, लवण, गैस। अकार्बनिक यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस। जो भौतिक है, ऊर्जा, प्रकाश, ताप, वायु। तो जो इकोसिस्टम है उसके 2 मुख्य घटक होते हैं, एक है जैविक और एक है अजैविक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जैविक और अजैविक। कोर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जैसे कि आप कहीं गए होंगे नेशनल पार्क, ठीक है। तो नेशनल पार्क में 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क है याला, ठीक है। तो उसका जो कोर क्षेत्र होगा एक, जो सेंटर पॉइंट में होगा, जहाँ पे हर किसी को जाना अलाउ नहीं होता, जहाँ पे किसी विशेष प्रजातियों के लिए ये क्षेत्र रिजर्व रहता है। उसके बाद का क्षेत्र कहलाता है बफर जोन कहलाता है, उसके बाद कहलाता है ट्रांजिशन जोन कहलाता है, ठीक है। तो उस बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन करा है उसने कि कथन ए, यहाँ एक पारिस्थितिकी अवधारणा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो
संक्रमिका यानी इकोटन से संबंधित है, गलत। जो इकोटन है वो क्या होता है, कल बताया था मैंने कि ये है आपका फॉरेस्ट, ठीक है, और ये है आपका ग्रासलैंड, ठीक है, ये ग्रासलैंड, ये है फॉरेस्ट। ये जो क्षेत्र है कौन सा, जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, इसे कहते हैं संक्रमण का क्षेत्र, और यही क्या है, ये जो है इकोटन है, ठीक है। तो इकोटन तो ये नहीं होगा, तो कथन एक तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन कल आया था, लास्ट क्वेश्चन था, बताया था मैंने, ठीक है। और जो दूसरा कथन है वो कहता है ये कोर प्रभाव वाले क्षेत्र में विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। बिल्कुल सही, ये क्षेत्र होता है, यहाँ पर देखना विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है जो कि आसन्न परितंत्र में नहीं होती, यानी कि इसके पार के जो तंत्र है बफर जोन ट्रांजिशन में यहाँ पे नहीं होती, उन्हीं प्रजाति को यहाँ पे रखा जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो एक गलत एक गलत एक गलत, केवल 2 सही हो जाएगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहा जाता है, जैसे कि हम मानव जाति हैं, बहुत सी पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है। ये सभी को पता है कि जो जल है ये सबसे अच्छा क्षेत्र होता है किसका, पारिस्थितिकी तंत्र का। तो क्या होगा, वो होगा समुद्र होगा। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है समुद्र, 71% है वो जल का है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। जीवमंडल जल थल वायु मंडल के कितने क्षेत्र में विस्तृत होता है। तो मैंने कल बताया था आपको कि ये होता है आपका वायुमंडल, ठीक है, ये होता है आपका थल मंडल, ठीक है, और ये होता है आपका जलमंडल। हुआ क्लियर, ये हो गया आपका जल थल और ये वायु। तो जो याला पार्ट होता है कौन सा, बीच का पार्ट, ये जहाँ मिलते हैं इस पार्ट को बोलते हैं क्या, जीवमंडल। क्या बोलते हैं, जीवमंडल कहलाता है। जहाँ पे वायु जल थल मिलते हैं उस क्षेत्र को बोलते हैं जीवमंडल। और मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे 3 जीवमंडल है, पन्ना, अचानकमार और एक क्या है, पचमढ़ी। हुआ क्लियर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कितने क्षेत्र में फैला होता है, तो इसका जो क्षेत्र होता है याला, ये 1 से लेकर 4 किलोमीटर तक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। पृथ्वी की सतह से वातावरण की विभिन्न परतों का क्रम क्या है। तो ये है प्यारी पृथ्वी, इससे लगा होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमान मंडल, फिर वायुमंडल। क्षोभ मंडल में ही देखना यहाँ पर सभी मौसम घटनाएं होती है। समताप मंडल में होती है O3 यानी ओजोन होती है, फिर मध्य मंडल, फिर तापमान और वायुमंडल। जो मध्य मंडल होता है सबसे ठंडा मंडल होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं क्रम कौन सा है। क्षोभ मंडल सही है, समताप मंडल सही है, ठीक है, आयन मंडल बहिर्मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। जलवायु और मौसम की स्थिति के संदर्भ में वातावरण की सबसे गतिशील परत कौन सी होती है। देखना ये है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। यहाँ पे देखना गर्म वायु, यहाँ वर्षा या विमान, यानी जितनी मौसम घटनाएं कहाँ हो रही है तो वो क्षोभ मंडल में हो रही है। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह क्लियर। निम्नलिखित वातावरण की परतों में वह कौन सी परत है जिसमें ओजोन 3, ये 3 है, ओजोन 3 गैस पाई जाती है। तो ध्यान रखना ये जो दिख रहा है आपको पृथ्वी, ठीक है, इसके बाद है ये ये आपको दिख रही है पृथ्वी, इसके बाद है क्षोभ मंडल और इसके बाद है समताप मंडल। और समताप मंडल में ही आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये क्या है, ओजोन है। तो ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है कहाँ पर, समताप मंडल में। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर। और समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है ये सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरणें होती है उसको रोक लेती है। जब रोक लेती है तो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, और पृथ्वी तक वो विकिरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए पृथ्वी में कैंसर नहीं होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ओजोन
जो परत है उसका क्षय होना शुरू हो चुका है, जिस कारण से जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है, जिससे कैंसर जैसे घातक बीमारियां हो रही हैं मानव को। हुआ क्लियर? और इसी के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो वो है ओजोन 3 के संरक्षण से। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित वायुमंडलीय परतों में आयन मंडल किसमें सम्मिलित होता है? तो ध्यान रखना, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और तापमान और बाह्य मंडल है। और जो बाह्य मंडल है यहीं पर ही होता है आयन मंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या जाएगा? वो हो जाएगा बहिर्मंडल। ध्यान रख। निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किस में वर्गीकृत किया गया है? तो ध्यान रखना, जो वायु प्रदूषक होता है उसमें एक होता है प्राथमिक और एक होता है माध्यमिक या द्वितीयक होता है। प्राथमिक कहलाता है कौन सा? जो डायरेक्ट वातावरण को प्रदूषित करते हैं उसे कहते हैं प्राथमिक प्रदूषक। और दूसरे जो प्रदूषक होते हैं कौन से? दूसरे या सेकंड या माध्यमिक प्रदूषक। ये एक्चुअली प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं उससे करते हैं रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन करते हैं, और उसके बाद जो प्रदूषण बनता है उसे कहते हैं द्वितीयक या माध्यमिक प्रदूषक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वो क्लियर है? ध्यान रखना। प्राथमिक प्रदूषक माध्यमिक प्रदूषक के बीच अंतर क्या है? मैं बता चुका था कि जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो सीधे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, तो ये क्या है? सीधे करते हैं, ठीक है। और जो माध्यमिक है या सेकेंड प्रदूषक है ये रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न होते हैं और फिर उसके बाद जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यही इसका अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा उदाहरण है? ठीक है, तो जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कोयले से जलने वाला उत्सर्जित, ठीक है, ये हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और CO2 प्रकाश, एक्चुअली ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है, ना कि ये उत्सर्जित होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक वायु प्रदूषक का अच्छा उदाहरण है? तो वो है ऑप्शन सी, ओजोन फोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान उत्पन्न। क्योंकि जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं उनसे ये करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और जिससे ये वातावरण को करते हैं प्रदूषित। तो ओजोन से फोटोकेमिकल स्मॉग के दौरान उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप से किस में मौन है, यानी कहाँ पर होते हैं? ठीक है, तो कहाँ पे होंगे? ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के पास है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के पास कौन सा मंडल है? वो है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में ही सभी वातावरणीय घटना होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल और निचला समताप मंडल। हुआ क्लियर? सतही ओजोन किससे उत्पन्न होता है, यानी कि जो मानव जनित ऐसी कौन सी क्रिया है जिससे ओजोन उत्पन्न होती है? तो वो है रासायनिक उद्योग से। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भारत में सबसे अधिक होने वाले प्राकृतिक आपदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है? तो वो होती है बाढ़, ठीक है। क्योंकि जो आप देखना, ये है प्यारा भारत और यहाँ पर पूरे 9 राज्य हैं और यहाँ पर है समुद्र, हिंद महासागर, अरब सागर, ठीक है। तो सर्वाधिक बाढ़ से ही आपदा होती है भारत में। और आपको मालूम होना चाहिए कि 2005 में आपदा प्रबंधन एक्ट कब का है? तो ये 2005 का है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में ये भी है। शीशे का सेवन मुख्य रूप से किसे नुकसान पहुंचाता है? तो ध्यान रखना, जो शीशे कारखाने होते हैं
वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं उनको एक दिक्कत होती है, वो होती है श्वसन की, यानी कि फेफड़ों को ये नुकसान पहुँचाता है। निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो वो क्या है, यानी CO2 कौन सा देश उत्पन्न करता है? सिंपल सी बात ये पूछ रहा है, तो वो है चीन। और आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन जीरो इमिशन का जो लक्ष्य रखा गया है 2070 तक रखा गया, यानी कि 2070 तक हमें जीरो कार्बन इमिशन करना, यानी कि नेट जीरो, यानी कि जितना हम उत्पादन करने वाले हैं उतना हम कार्बन को अवशोषित कर सके, ये लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। हुआ क्लियर? प्रवाल भित्ति सागर का वर्षावन कहा जाता है, क्योंकि वर्षा कहाँ पे होती है? जहाँ पे गर्म वायु और ठंडी वायु जब मिलती है तो वहाँ वर्षा होती है। ये सिंपल सा नियम है, ठीक है। उसी प्रकार प्रवाल जो भित्ति है ये उष्मा और शीत धाराओं के मिलने वाले स्थान पर होता है, इसलिए इसे कहते हैं क्या? प्रवाल भित्ति को सागर का वर्षावन। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस पूरी तरह से मानव जनित है? तो कौन सी है? बताया था मैं कि जो ओजोन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो करती है CFC। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सुपोषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन ए कहता है कि सुपोषण प्रक्रिया में जल घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। दोनों सही है। इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम कालिक यानी सूट उत्सर्जित होता है? तो वो है ऑप्शन डी, डीजल इंजन। डीजल जो इंजन होता है, जो वाहन होते हैं, उससे अधिकतम कालिक उत्सर्जित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पायरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के संदर्भ में सत्य है? तो इसका आंसर है ये एक माध्यमिक प्रदूषक है। ये भी सत्य है। यह तब उत्पन्न होता है जब हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करता है। और बता चुका था कि जो रासायनिक क्रिया करते हैं वो क्या होते हैं? वो सेकंड प्रदूषक होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और ये करेंगे मानव जो श्वसन रोग उत्पन्न करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाए रखा जा सकता है? तो ये ध्यान रखना कि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन का निर्माण करके जो ऑक्सीजन का स्तर है उसे संतुलित बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर है? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पानी की गुणवत्ता पानी में जैविक पदार्थ की उपस्थिति का सूचक होता है? तो इसका आंसर BOD भी है और COD भी है। BOD क्या होता है? BOD मतलब होता है बायोकेमिकल, O से ऑक्सीजन, D से डिमांड। और COD मतलब C मतलब होता है केमिकल, O यानी कि ऑक्सीजन, D यानी कि डिमांड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखा जाता है कि जो जल है उसमें कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है, और C में देखा जाता है कि यहाँ पर कितना जो जल है वो प्रदूषक है। तो A और 2 B दोनों से हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है डेसिबल को, ठीक है। और एक होता है डाप्सन। डाप्सन से जो ओजोन की लेयर है, ठीक है, उसे मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली षड्यंत्र के मुख्य रिसाव हैं? तो ये क्या है? ये है फ्लाई ऐश। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्लाई ऐश। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोज्य और अच्छी गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो जल होता है, ठीक है, नल जल योजना के अंतर्गत जो टंकी होती है उसमें डालते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन की मात्रा डालने से जो जल की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीकरण, ठीक है। निम्नलिखित में से मलेरिया का मुख्य कारक कौन सा है?
तो मलेरिया किससे होता है? वो होता है परजीवी संक्रमण से, ऑप्शन सी। अम्लीय वर्षा से किस प्रकार रासायनिक अपक्षय बढ़ते हैं? तो जो अम्लीय वर्षा होती है उससे जो रासायनिक अपक्षय बढ़ता कैसे? उसमें और कुछ ऐड होने से, यानी कि विलय होने से। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर या निकट चट्टानों के विघटन का कारण बनती है? तो उसका आंसर है क्या? भौतिक अपक्षय। देखो यहाँ पर पृथ्वी दिया है, सतह दिया है, निकट चट्टानों के विघटन, यानी कि जो घट रहा है, जो कम हो रहा है, तो क्या होगा? वो अपक्षय, यानी कि फिजिकल अपक्षय से ही वो विघटन कारण बनती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता को कम करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है? तो उसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि आप देखना, अगर घरों में जल रहा है आग, ठीक है, आग बुझा दो तो उससे धुआं हो जाएगा। अगर आपने धुआं को कंटिन्यू रखा तो जो धुआं है वो आपके श्वास नली द्वारा चल जाएगा फेफड़ों में और उससे करेगा क्रिया और वो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर लेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि इसमें जो मोनोऑक्साइड बनता है उसमें रक्त में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। जब O2 कम हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। वह क्लियर है? ध्यान रखना। नाइट्रोजन ऑक्साइड मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? तो ये करता है उसकी आँख और त्वचा को जलन पैदा करके। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। ओजोन एक माध्यमिक वायु प्रदूषक के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनी होती। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सी गाड़ियों और ट्रकों से प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? क्या बोल रहा है? वो नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड। ये जो है वाहन से नहीं निकलता। इसका आंसर क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है कारखानों से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च एकाग्रता से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो ध्यान रखना, इससे एक होता है सिर दर्द, चक्कर आना, स्वास्थ्य की समस्या, ये सभी होगा। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। कीटनाशकों की अत्यधिक अनावृत्ति से मुख्य रूप से किस को नुकसान होता है? तो वो किसे होता है? वो अंतःस्त्रावी और प्रतिरक्षा प्रणाली को होता है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटनाशकों के अत्यधिक अनावृत्ति कारण होते हैं? तो ये है कैंसर और मस्तिष्क संबंधी समस्या। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो होता है क्या? CFC। बता चुका था इसका आंसर मैंने पहले ही। मीथेन के अलावा लगभग सभी हाइड्रोकार्बन किस समस्या को उत्पन्न करते हैं या स्थिति को भी और भी बिगाड़ देते हैं? तो वो है फोटोकेमिकल स्मॉग। क्या होगा? ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन दोनों एक समान हैं क्योंकि दोनों क्या करते हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो ध्यान रखना, वातावरण में प्रकाश, रासायनिक क्रिया, ये भी सही है। उच्च तापमान पर जीवाश्म ईंधन जलना, ये भी सही है। औद्योगिक प्रक्रिया, ये भी सही है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। गर्मी के मौसम में फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण प्रदूषण की स्थिति और भी अधिक भयानक हो जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो वो क्या है? वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए अधिक सौर ऊर्जा की आवश्यकता। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा उपाय वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है? वो है कोयले से सल्फर का कम उत्सर्जन। ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ क्लियर?
निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग होता है? तो जो हैजा होता है वो एक्चुअली जल जनित रोग है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिससे विकासशील देशों में वायु प्रदूषण एक बढ़ती हुई समस्या बन गई है? तो बिजली का उत्पादन करने के लिए अत्यधिक कोयला जलाना, ये भी सही है। बदलती जीवन शैली, ये भी सही है। पर्यावरण अनुकूल, यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे आपका जो MP सेट है उसमें जो यूनिट 9 से जितने क्वेश्चन आ चुके थे प्लस UGC के जितने क्वेश्चन थे, ठीक है, ये सारे समाप्त होते हैं। कल से हम मिलते हैं किसमें, यूनिट 10 के और यूनिट 8 के जो आपके जो MCQ उससे मिलते हैं। ओके, थैंक्स, मिलते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, फिर ज्वाइन कर लीजिए।